अस्सलामुअलैकुम। भूले बिस्तरे गाने में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद है मेरी टीम। अस्सलामुअलैकुम। व्यूअर्स, आज इस एपिसोड में हम भूले बिस्तरे गाने में एक गाना सिलेक्ट तो आप जानते हैं करते हैं, उसकी फिल्म डिस्कस करते हैं, उसके साथ साथ मेल बॉक्स के कुछ सवालात भी होंगे और उसमें हम एक हॉलीवुड मूवी भी डिस्कस करेंगे। चूँकि आगे माह रमज़ान शुरू होने जा रहा है तो इस प्रोग्राम यानी भूले बिस्तरे गाने की ये आखिरी कड़ी है, यानी आज के बाद इसको हम रिज्यूम करेंगे ईद उल फितर के बाद। लेकिन ईद तक हम क्या करने वाले हैं उसके बारे में हम आफ्ताब साहब से ही पूछते हैं। सर जी, नॉर्मली रमज़ान में हम गाने वाने नहीं देते और मौसीकी वगैरह का सिलसिला ये चूँकि कच्चा पक्का है ना कि उस दिन रोज़ा होगा या नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें लाइंड अप थी। और साकी ख़ान और उकाशा गुल का गाना मुझे बहुत ज़ोर से आया हुआ था, मैंने सोचा कि ये हम कर लेंगे। और इनकी जगह पर हम किताबों पे तबसरा किया करेंगे जो मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है, मेरे व्यूअर्स भी पसंद करते हैं। और किताबें भी तारीख़ से मुतालिक, लिटरेचर से मुतालिक, वो हम इंतहाई इख्तिसार के साथ उनका ख़ुलासा बयान करेंगे। और ये जो अंग्रेज़ी फ़िल्मों वाली बात आपने हॉलीवुड की बात की है ना, ये एक नया सिलसिला है जो आज से शुरू कर रहे थे हम, और इसके सरखेल हैं आसिम साहब, लेकिन वो सर मुंडाते ही ओले पड़े। आज बेचारे तैयारी करके आए हैं पहली एपिसोड और उसके बाद 1 महीने का गैप। ठीक है, चूँकि मैं पहले भी तज़किरा कर चुका हूँ कि मेरा और आसिम भाई का फ़िल्मों का बड़ा व्यार है, बहुत अच्छी फ़िल्में ये देखते हैं जी, और फिर शेयर भी करते हैं, मुझसे पूछते भी हैं कि आपने ये देखी। नॉर्मली मैंने देखी होती, मोस्टली देखी होती हैं। तो ये सिलसिला चलता रहेगा आगे, लेकिन इसे रिज्यूम करेंगे जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा ईद के बाद। जी डॉक्टर साहबा। तो सर फिर ये बताइए कि मेल बॉक्स पहले करना है या गाने से शुरू? आई थिंक मेल बॉक्स कर लें पहले। मेल बॉक्स ज़्यादा एक नसाबी सा काम है, ये तो हल्का फुल्का ये तो होता रहेगा, लेकिन ये आज गाना और फिल्म बहुत ही खूबसूरत है, कहानी भी बहुत खूबसूरत है, मौसीकी अल्टीमेट है। ये वो मौसीकी है जिसने एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तानी म्यूज़िक को दिया, एंड दैट इज़ निसार बज़मी। वाह वाह, मैं कहता हूँ उर्दू म्यूजिशंस में वो यकता है, सफ़े अव्वल ही नहीं, वो अव्वल है। और बहुत सारी बातें इसकी बड़ी हाइलाइट्स हैं, वो मेल बॉक्स के बात करते हैं। सर पहला तो हमारा जो पूरा इनबॉक्स है वो भरा पड़ा है, हर कोई आपको बहुत बहुत मुबारक दे रहा है कि फाइनली उन्होंने आपको सेट पे देखा है यहाँ पर इतने महीनों के इंतज़ार के बाद। एंड दे आर लाइक, चूँकि अभी आपने बताया ये स्टूडियो बी है तो दे आर एक्चुअली वेटिंग, इसकी भी मुबारक और उसका भी इंतज़ार। चले, बहुत शुक्रिया सबका, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और अब आपकी दुआओं की ज़रूरत होगी हमें। सर साथ साथ ये भी बता दें कि ये सिलसिला यहीं रहेगा या पाकिस्तान से भी होगा, क्योंकि लोगों ने पाकिस्तान के बारे में पूछना शुरू कर दिया। 1-2 व्लॉग्स आ गए हैं, ख़ास तौर पे हमारा दोस्त अबू बकर, वो यद तूला रखता है भुने तितर उड़ाने में कि जो भुने हुए तितर भी है ना वो उड़ा देता है। सर अंदाजे ना आप ही सारा कुछ बोल देंगे ना कि ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कोई राब्ते नहीं? कोई राब्ते में नहीं है, लेकिन चूंकि अच्छा खासा नब्बाज है अच्छा जी मेरे शो का, मेरे मिजाज का, तो उसे पता चल जाता है कि ये बात अगर हो रही है तो ये इस तरफ जाएगी। अच्छा जी, ये एक लिहाज से अच्छी है कि आपके पास एक्सक्लूसिव आ जाती चीज़ जी, और एक लिहाज से बुरी है कि आप बगैर कंफर्म किए, इसको कहते हैं टमकीरी। एक ऐसी खबर जिसका सर पैर कोई ना हो, आपका बस आइडिया है कि ये हो जाना है, तो न्यूज़मैन टेबल पे बैठ के, इसको डेस्क न्यूज़ कहते हैं, किसी दिन शकील साहब से कहिएगा, वो टमकीरी की शान में एक कसीदा आपको बताएंगे कि जब कुछ भी नहीं ना होता, और ख़ास तौर पे यंग रिपोर्टर्स के पास, तो एडिटर जान का अजाब बना होता है, तुमने आज फाइल कुछ नहीं किया, तुमने क्या किया, और वो सुस्तल वजूद होता है, मेरे जैसा कहीं जाता भी नहीं है। अच्छा, कहते सर खबरें हैं, किधर हैं? सर यहाँ पे है, शुरू करो, मुझे दिखाओ। तो फिर बैठा टमकीरी लिखता है अच्छा कि ये होने वाला है। तो हमने बड़ी बड़ी टमकीरियाँ खुद की हुई हैं, नवाबजादा नसरुल्लाह खान से फ़ोन पे ऐसी बात कर ली, उनके साथ गुफ्तगू करते हुए, मरहुमा मगफूर, बहुत बड़ा नाम था। तो 5-7 टमकीरियाँ जन्म ले लेती हैं कि नवाबजादा साहब की बातों में ये भी एक इशारा था, ये भी था, ये भी था। और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तानी अफवाहों की तरह ज़्यादातर सही साबित होती है। अच्छा, तो ये अबू बकर साहब ने खालिसतन टमकीरी चलाई है कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, और ये भी दिलचस्प बात है कि उनकी इस टमकीरी में बड़ी जान है। अच्छा जी, कि वाकई पाकिस्तान में
मैंने कह दिया है दोस्तों से कि जो मुतल्लिका लोग हैं, जुनैद से भी और अवान साहब से भी, कि हमारे स्टूडियो को ज़रा उसकी छांट फटक करें। ठीक है, खबर हार हम वहीं से करेंगे, ठीक है। दीगर प्रोग्राम्स भी, माँ सिवाय मज़ीद हमाकतें और वीलॉग्स के बाकी सारी चीज़ें पाकिस्तान से होंगी, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों में पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स मैं करूँगा ही इंशाल्लाह पाकिस्तान जाकर। इवन चाचा बूटा जी, चाचा बूटा के अंदर जो चीज़ मिसिंग है ना इस वक्त, वो पॉलिटिक्स है। जो पॉलिटिकल फ्लेवर उसके अंदर आ गया तो उसने तो पकड़ा ही नहीं देनी, बल्कि उस वक्त शायद मैं उसकी वर्गलैटी ज़रा कम कर दूँ। फिर भावें टकेदा ना रहे। नहीं, ये कोई बात नहीं कि उसके अंदर वर्गलैटी के अलावा और कुछ नहीं है। यकीन करो, इस तो अलावा कुछ भी नहीं। नहीं है उसके अंदर और बहुत कुछ है। चलो एक हद तक वर्गलैटी की इजाज़त, चूँकि वो एक चाचा है, एक बाबा है जी, तो इतना अलाउंस हम उसको दे देंगे, लेकिन मादर पिदर आज़ाद नहीं होगा। इसलिए मैं अपने व्यूअर्स से कहूँगा, कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। इंशाल्लाह पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हमने अपने मुल्क आना ही आना है, क्योंकि पाकिस्तान को जितना मैं मिस कर रहा हूँ, मेरे से ज़्यादा आप लोग मिस कर रहे हो। जी सर। जी सब चाचा बूटे के लिए ही कमेंट आया है। ये पहले मैं नाम पढ़ दूं। भूपिंदर सहगल साहब ने लिखा है कि आफ्ताब साहब अज दा शो वेखन तो बाद मैनू हस्पताल जाना पै गया जो वखियां टुट गई, क्योंकि चाचे बूटे ने अपनियां गल्लां नाल मेरी वखियां भन छड़ियां सी। यकीन भन नहीं कहते, वो भन कहते हैं। ओके, बट लिखा इज भन इज सराइकी, ओके, और चढ़दा पंजाब में इसको भन कहते हैं। भन छड़ियां सी। यकीन करो मैं टुटियां वखियां होने के बावजूद भी एमरजेंसी रूम में हसदा रहा। मेरी हालत वेख के डॉक्टरां ने मेरे घर वालियां नू कहा, मेरे घर वालियां ने घर वालियां ने मेरे घर वालियां नू कहा कि तुसी इस बंदे नू इत्थों ले जाओ। अच्छा जी, कमाल है सहगल साहब। मैं पढ़ के बहुत इंप्रेस होया सा कि ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸ਼ਾ ਪਰਦਾਜ਼ੀ ਬੜੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। योर स्क्रिप्ट, योर स्टाइल इज़ सो ब्यूटीफुल कि मज़ा आ गया। और तुसी यकीनन पंजाबी दे लिखारी हैगे हो, तुसी मन्नो या ना मन्नो, एक खूबसूरत तहरीर सी, मैनू बहुत लुत्फ आया। थैंक यू वेरी मच। चाचा तो हसांदा रहेगा, और कोई हसाए ना हसाए, चाचा ज़रूर हसाएगा, लेकिन चाचा हाथ थौला रख के। ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਦੱਸੂ ਜੀ। जी नदीम अख्तर साहब कहते हैं कि सर नोना हलवाई लाला मूसा है, खारियां नहीं। नहीं मेरे भाई, खारियां में भी है। खुदा के वास्ते इस तरह क्लैनिश ना हो जाया करें, इस तरह झपट ना पड़ा करें, कब्जा ना कर लिया करें किसी चीज़ पे। वो खारियां में भी खोल चुका है अपना मामला। और लाला मूसा से आगाज़ हुआ होगा, जैसे दिल्ली स्वीट शॉप है, दैट इज़ इन ओकाड़ा। वो कल को साहिवाल में खुल जाती तो नहीं जी नहीं, ये तो ओकाड़ा वाली है, तो ये उसकी ब्रांच होगी। अच्छा, नुक्स बंदे कट देंगे ने, भावें दिल करे इन्हें शुगर ही हो। अच्छा नहीं, नुक्स नहीं कर रहे, वो ओनरशिप है। हाँ जी, ओनर आप ऐसे ही कह देना कि शुएब मलिक लाहौर दा है, तो पूरा सियालकोट खड़ा हो जाएगा। ਸਕੋਰ ਭਾਵੇਂ ਟਕੇਦਾ ਨਾ ਕਰੇ। वैसे आजकल वाकई शुएब मलिक स्कोर नहीं कर रहा। ਸਕੋਰ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ यार छड़ देना, पर्सनल गल्ला नहीं करी ਸਰ ਪਰਸਨਲੀ ਸਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ करेगा स्कोर करेगा इंशाल्लाह ताला। वैसे नाम ही करे ना, उन्हें बथेरा कर लिया है, उनके नाल दे बहुत सारे रिटायर हो गए ने। ਇਹਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। जी अच्छा जी, नेक्स्ट यूज़र का नाम अजीब सा है, वो नंबर्स के साथ है, सो मेंशन नहीं कर रही, बट ਇਹ ਅਜੀਬ ਸਾ ਕੀ ਜੀ, वर्गलैटी। और यार नंबर होता है, मतलब TK7CS टाइप इस तरह के नंबर है, नाम नहीं है कोई। अच्छा जी, अच्छा doesn't matter sir, I can understand, you are our start and end। कसम खाई है आफ्ताब इकबाल के सिवा कुछ सुनना ना देखना नहीं है, जो करें जैसा करें सर आंखों। वाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्ला, जीते रहिए, खुश रहिए। लेकिन मेरी एक इल्तिजा भी सुन लीजिए कि दूसरी चीज़ें ज़रूर देखा करें, ताकि आप हमारी हल्की चीज़ों पर भी दरगुजर किया करें, आपको पता चले कि दूसरे क्या कर रहे हैं। तो इसलिए ये ना कहा करें कि सिर्फ हम, और हो सकता है दूसरे बाज़-औक़ात बहुत ही अच्छी चीज़ क्रिएट कर लें और आप उससे मिस कर दें, लेकिन अगर आपके पास महदूद वक्त है तो फिर यू आर एट द राइट प्लेस। उमर अब्बासी का मैसेज है कि सर मज़ीद हमाकतें के बारे में बताएं, एनाटमी बताएं प्लीज़। हाँ, उस दिन इसकी एनाटमी रह गई थी मेरे ख्याल, वो कार्डियोलॉजी में पढ़ गए थे हम, बहुत सारी चीज़ें रह गई थी। वो ये कि इसमें एक मेहमान, मेरी ख्वाहिश है कि चूँकि हम ऐसी जगह पे बैठे हैं जो बिज़नेस ही नहीं, टूरिज़म ही नहीं, शोबिज़ का भी हब है, जी, तो यहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं। तो
मौसूफ ने जिम्मेदारी ले रखी है, याद है आपको वैसे? जी बिल्कुल याद है। कि आपने हमें वक्तन फ़वक्तन अच्छे गेस्ट्स जो शोबिज़ से मुतालिक हों, क्रिकेट से मुतालिक हों, इवन एंटरप्राइजिंग लोग हों, एनी काइंड ऑफ सेलिब्रिटी, ये सेलिब्रिटी हो। बिजनेस में अगर आप मुझे कहना कि कोई अरबहापति है एंड पीपल डोंट नो हिम, तो इट इज़ यूजलेस कॉलिंग हिम हियर अ सेलिब्रिटी, चाहे वो हज्जाम ही क्यों ना हो, चाहे वो एक मजदूर ही क्यों ना हो, मास्टर ऑफ, एक आम सा टिकटॉकर क्यों ना हो, लेकिन वो सेलिब्रिटी है तो उसे आना चाहिए। एक बात। और कई टिकटॉकर्स तो बड़े ही ख़ास लोग हैं, जैसे हमारा यार है वो पतलू, जी जी वो तो बेहतरीन सर, टिकटॉक ते ਉਹਦੀ बड़ी व्यूवरशिप। और मैं उससे तो बाकायदा प्रॉमिस दे चुका हूँ जी जी कि वो सिर्फ गेस्ट के तौर पे नहीं आएगा, बैठेगा जी और ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ पूरा उतरेगा। सर नहीं वाकई उन्होंने बड़ी ट्रेनिंग हो गई है टिकटॉक ते, वो बड़ा फेमस है। जी जी फेमस भी है, वो प्यारा लगता ਉਹ ਸਰ ਉਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਚੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਓਵਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। हाँ नहीं, टिकटॉक का फिर मिजाज भी तो है ना टिकटॉक में। अब देखें चाचा बूटा कौन कर रहा है? राशिद कमाल है ना। जी जी। राशिद कमाल जब थिएटर पे होता है, जब स्टेज पे होता है, जो कुछ वहाँ करता है यहाँ हम करने देते हैं इस शो में करते हैं? नहीं कभी भी नहीं। सारे इतने ते आने तो पतलू जो है वो जब शो में बैठेगा तो मैं समझता हूँ कि उससे तो रिडेम्पशन का मौका मिलेगा बताने के लिए कि मैं ये काम भी कर सकता हूँ, संजीदगी के साथ भी बात कर सकता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। मतानत के साथ कॉमेडी भी कर सकता हूँ। उसकी बेसाख्तगी चाहिए, कोई हिलैरिटी नहीं चाहिए। तो हर बंदे के ये शेड्स होते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि एक आदमी ने वहाँ ये कर रखा है तो लाजमी है कि यहाँ भी यही करेगा। नो 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 नो। एक कॉमेडियन बेहतरीन रुला भी सकता है। तो ये ऑलराउंडर्स होते हैं, कहीं इनकी स्पिन चल जाती है, कहीं मीडियम पेस और कहीं बैटिंग चल जाती है। जी डॉक्टर साहब। Assalamu alaikum. My name is Atif Ali and I am from Pakistan, and I'm very sad to see that you have become much weaker and smarter than before. अब मुझे इसकी समझ, ये मुझे एड्रेस कर रहे हैं। जी। इफ आई एम स्मार्टर तो यू शुड बी वेरी हैप्पी इंस्टेड ऑफ बीइंग सैड। Have you ever heard are people saying जो मोटा होता है ये बहुत हेल्दी हेल्दी है? हो गया। हेल्दी का मतलब शायद उन्हें नहीं पता। हाँ, वो healthy का मोटे नहीं को पता। हेल्दी कहते हैं। और इसी तरह स्मार्टर का नहीं पता, हाँ, और और स्लिम को स्मार्टर कह रहे हैं। एग्जैक्ट। वो कह रहे हैं कि यार आप बड़े, ये मेरा ख्याल है उस दौर की बात है जब वाकई मैं बड़ा थोड़ा सा यूं फ्रेल सा हो गया था और कुछ ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा था, और उसको भैया वीकर कहते हैं, एक लागर सी बीमार सी लुक जो है। तो वो मुझे भी याद है अपनी वो लुक, वो अब नहीं होगी इंशाल्लाह, लेकिन ये कि मैंने अपने आप को कैंडे में भी रखना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। नहीं सर बहुता दौड़ना शुरू करता सी तो। मैं बहुत चलने लग गया था, वॉक की मुझे ना एडिक्शन हो गई थी। ये भी एडिक्शन होती है। जी जी जी। और उसका मुझे नुकसान भी हुआ है। सिर्फ वेट कम करना? नहीं, वेट ही नहीं कम करना। वेट कम करना तो अच्छी बात है, लेकिन हद से ज़्यादा कम करना भी नहीं चाहिए। मुझे इशू हो गया था अपने टो में, और जब से मैंने छोड़ी है मुझे काफ़ी इफाका है, लेकिन मैं दूसरी तरफ से चौड़ हो रहा हूँ कि बिल्कुल। वो तो शुक्र है यहाँ स्टूडियो में आते हैं तो सीढ़ियाँ मैं भाग के चढ़ता हूँ। सर टो किनू कहंदे ने जी? टो पैर ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਟੋਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਟੋਚਨ ਕਰੀਦਾ ਟੋ। क्या? टो चेन। एक गाड़ी को दूसरी गाड़ी के साथ बांधना, उसको टो चेन कहते हैं। हाँ। और हम एक और जगह पर टो चेन करते हैं, वो क्या होती है? कई तरह टोचन करा जरा। हाँ टो सिगरेट लाने लगे। सिगरेट ला। जब लाइटर नहीं ना होता था, माचिस नहीं होती थी, तो फिर टोचन वो यूं करके, ये बदहरकती हम भी किया करते थे अयाम जहलियत। हाँ जी हाँ जी। और कई बंदे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੋਚਿੰਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਸੀ ਤੂੰ ਬੁਝਾਤਾ ਹੀ। सलमान थैंक यू वेरी मच। सर आज के गाने की तरफ चलें। अच्छा जी, आज की फिल्म है लाखों में एक, और इसका गाना है साथी कहाँ हो। बहुत शानदार गाना, वाह। और मुझे याद आता है साकी कहाँ हो। साकी वो जड़ा साकी ने एक ही गाना गाया है, अच्छा जी। और इसमें अपना नाम दीवार पे लिखवा गया है। अच्छा होता है ना बाज लोगों की, मियाँ दाद सिर्फ वो एक ही छक्का मारता ना जो इस शहर में उसने मारा था, जी, जी, उसका पूरा करियर एक तरफ और वो छक्का एक तरफ। और इन्होंने ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਹੀ ਸਾਗੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੇਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ गाया ही नहीं। और उसे नहीं पता था कि मैंने 5,000 कैश आज तक किसी को नहीं दिया। अच्छा जी। मैं 1,000 रुपया 2,000 मैक्सिमम दे देता होता था। ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ? ये नवीद वफा, सबसे ज्यादा मुझसे इनाम नवीद वफा, ये आपका जो गेटअप करता है। ਤੇ ਕੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ, ਉਹ 2000 ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਦਿੰਦੇ। ऐसे ऐसे कमाल गेटअप्स उस करके। जैसा गेटअप आर्टिस्ट
साउथ एशिया में कोई नहीं है। वाह, अच्छा माशाल्लाह, जनाब। वेरी गुड। ये तो गल है। हाँ, लेकिन मैंने आज तक उसे भी 5,000 नहीं दिया। ये मैंने साकी को दिया था और वो ऐसा बदनसीब है, भाग गया। लेकिन सर वो भागा क्यों? उसका कहना था कि ये काम मुझे इतना सूट नहीं करता फाइनेंशियली, मुझे थिएटर करना है और थिएटर में मुझे ऊंचा बोलना पड़ता है, तो लानत भेजें गाने वाने की, मुझे थिएटर करना है। वही वो कुल बाद में जब उसे एहसास हुआ तो देन ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट टू कम बैक, लेकिन उस वक्त तक ट्रेन छूट चुकी होती है। मुझे कभी ये नहीं हुआ कि ये मुझे छोड़ के गया था, अब मैंने इसको ला ऑल अवला कुव्वत। वो मेरे लिए ये सारे एक जैसे हैं। सर वो तो कोई नहीं, ਹੁਣ ਰੈਸਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਤੇ ਆ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਆ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਦੇਖਾਂਗਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾ ਸਕਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗਵਾਵਾਂਗਾ। ਸਰ ਰੈਸਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹਾਲ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੰਗ ਆਲੂਦ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਖੰਗੜ ਜੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣਾ ਇੰਜਨ ਚੱਲ ਪਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਕੈਰੋਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮਦ ਰੁਸ਼ਦੀ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਕੇਲੇ ਨਾ ਜਾना। ਹਾਂ। एक मैं हेमंत कुमार का किया तुम पुकार लो, और एक गाना मैंने गाया अमित कुमार का। ਉਹ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਜੀ ਭਲਾ? किशोर कुमार का बेटा, ਅੱਛਾ बहुत अच्छा सिंगर और नहायत खूबसूरत कन्वर्सेशनलिस्ट। आपने अगर उसकी गुफ्तगू, उसकी शख्सियत देखनी है ना जी। और अगर उसके अंदर किशोर दा की, ये किशोर दा कहते हैं बड़े भाई को, किशोर दा की झलक देखनी है तो कपिल शर्मा का शो देखिए जिसमें वो गेस्ट। हाँ मैं देखे कमाल का। बिल्कुल। जी जी। और मैं कहता हूँ कपिल शर्मा एक साइड पे बैठा रहा है, उसने पूरी फ्लाइट संभाली हुई। वाह। तो उसका गाना है बाली का बुद्धू फिल्म का गाना, आर.डी. बर्मन की कंपोजिशन है, कमाल की। वह है कि बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। ਸਰ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛਿੱਬੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ तुम? ये तुम्हें गाना चाहिए, तुम्हें तो इसी वक्त रुक जाना चाहिए। ये क्या गा रहे हो? किसने तुम्हें फनकार बनाया? तुमने अपनी जिंदगी जाया की है, ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो? लगता है ये अजियत तुम्हें किसी ने दी है और वो बोल रही है। सर साडे नाल होई तो बोलन डे क्यों भी तुम्हारे साथ हुई है? नहीं जी, मेरे नाल तो नहीं होई जी। ਪੁੱਤ ਇਸ ਲਈ ਬੈਠਾ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਨਾ। सही जगह ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ। नहीं, तेरे नाल होई हुंदी ना तो तू चाचा बूटा टाइप कोई कैरेक्टर कर रहा हुंदा। इहदे नाल हुंदी है बूटे च, इसलिए बोल रहा है तो सच्चा बोल रहा है। अच्छा जी, इधर आ जाए फिल्म की तरफ। ये गाना गाया है मुजीब आलम और नूर जहां ने। तनवीर नकवी जो बहुत अच्छे शायर हैं, फिल्मी शोरा में मैं फयाज़ हाशमी, तनवीर नकवी, कतील शिफाई, सैफुद्दीन सैफ, फिर तस्लीम फाजली हैं ये बहुत, लेकिन फयाज़ हाशमी, तनवीर नकवी, इनका मैं बड़ा फ़ैन हूँ। तो ये इनकी शायरी है। इसकी कास्ट में एजाज़ है, शमीम आरा, मुस्तफ़ा कुरैशी, तालिश साकी, अहमद रुश्दी। अहमद रुश्दी सर एक्टर के सौ बतौर एक्टर भी। यानी इस फिल्म की जो हाइलाइट्स है ना जी, मैं उसमें एक पॉइंट ये भी लेकर आया हूँ कि अहमद रुश्दी ने जिन चंद फिल्मों में बतौर एक्टर काम कर रखा है जी, क्या बात। उनमें से एक ये भी थी, और इसमें बतौर पुलिसमैन अहमद रुश्दी ने। अहमद रुश्दी बहुत बड़ा सिंगर था, बहुत बड़ा सिंगर। अफसोस के उससे वो एडमिरेशन उस लेवल की नहीं मिल सकी, या हमारी फिल्म की बेस ही इतनी तगड़ी नहीं थी, लेकिन वो बहुत बड़ा बाकमाल सिंगर था। अल्लाह गरी के रहमत करे, बहुत ही शानदार सिंगर था। अच्छा जी, फिल्म की स्टोरी बड़ी खूबसूरत है, दिलचस्प है। ये एवरन्यू स्टूडियो के निगार खानों में बनते बनते ये फिल्म चली गई कश्मीर की वादियों में, और इसकी स्टोरी 1947 की एक कहानी से माखूज है, और इसके राइटर हैं ज़िया सरहदी। ज़िया सरहदी ख़याम सरहदी के वालिद। जी जी देखिए उस दौर में लोग कहानी पर कितना ज़ोर देते थे। जी। इस फिल्म को 4 चांद लगाए कहानी ने, एडिशनल ब्यूटी इसकी म्यूज़िक ने दे दी। मैं कहता हूँ परफॉर्मेंस अगर ना भी होती ना जी तो तब भी ये फिल्म सुपर डुपर हिट होती है, एंड इट वाज अ सुपर हिट मूवी। लाखों में एक, जिसके सारे गाने बाकमाल हैं। तो एक गांव है जो इंडिया में चला जाता है जी, और उसमें रहने वाली एक लड़की शकुंतला, उससे एक लोकल दिलदार खान का
इश्क शुरू हो जाता है, रोमांस शुरू हो जाता है। ये है एजाज, लड़की है शमीम आरा, वाह। इनकी बड़ी मोहब्बत हो जाती है और ये शादी करने लगते हैं। वो हिंदू लड़की है, ये मुसलमान है, तो बड़ी प्यार मोहब्बत और वो सारा कुछ है। लेकिन उसका बाप आके उसको ले जाता है कि भी सवाल ही पैदा नहीं होता, और जाके इंडिया में उसकी शादी करवा देता है वहाँ के एक सद्दन लाल से। अब सद्दन लाल जो है वो मुस्तफ़ा कुरैशी है। मुस्तफ़ा कुरैशी को वो बता देती है कि मेरा अफेयर था एक पाकिस्तानी के साथ और मुसलमान के साथ। तो वो हसद की आग में, गुस्से में, झल्लाहट में बॉर्डर पे बुलाता है उसको मिलाने के लिए, मैं तुम्हारी मुलाकात करवाता हूँ, एंड ही ट्राइज टू किल हिम। तो वहीं पे लड़ाई झगड़ा होता है, तो उससे शमीम आरा मर जाती है। तो ये फिर उसको यहाँ ले आता है, और बड़ी दुख वाली अंदोहनाक कहानी। लेकिन उसको चार चांद लगा दिए। जैसे ये गाने, जो गाना हम आज पेश करने जा रहे हैं, इसको उस पर्सपेक्टिव में देखिएगा कि ये बुनियादी तौर पर तो इस इंतहा पसंदी, क्योंकि उस दौर में कश्मीर का इशू, 65 की जंग, ये वो सारा था, लेकिन इसमें हिंदू मुस्लिम भाईचारा नज़र भी आता है। जी। अब इस फिल्म के हाइलाइट्स क्या है? ये रज़ा मीर साहब की पहली फिल्म है और किसी एक शॉट से भी नहीं लगा कि ये पहली फिल्म। इनके साहबजादे हैं आसिफ रज़ा मीर, अब तो तीसरी चौथी जनरेशन आ गई है। लेकिन मैं इस पूरे खानवादे को सामने रखते हुए, क्योंकि आई नो आसिफ रज़ा मीर, ही इज़ अ रिमार्केबल एक्टर, डायरेक्टर भी अच्छा, लेकिन रज़ा मीर साहब का काम तो इस फिल्म के एक एक शॉट से नजर आता है। मैं भी उन लोगों में शामिल हूं जो ये मानने को तैयार नहीं कि ये इस बंदे का पहला काम है, ये मेड एन अटेम्प्ट है। इस तरह के तो आखिरी काम होते हैं लोगों के। तो बड़ा लाजवाब डायरेक्टर, जिस कैलिबर के मैं 5-6 डायरेक्टर्स को शुमार करता हूं ना, एस सुलेमान जैसे लोग जी, दादा नजरुल इस्लाम जैसे लोग, मसूद परवेज साहब जैसे लोग, ये उस कैलिबर का काम नजर आया। तो सर एज ए डायरेक्टर डेब्यू होगा, लेकिन हो सकता है उससे पहले असिस्ट किया हो अच्छे डायरेक्टर्स को। ये तो होता है, लेकिन डेब्यू की बात ही और होती, नाम तो पहली दफा आपका चल रहा होता है। जैसे रवि के बहुत सारे गाने लोगों को यकीन ही नहीं होता कि यार ये रवि जैसा अननोन सा बंदा, लोग भूल जाते हैं कि वो शागिर्द किसका था, सारी उम्र उसने किसके साथ गुजारी है, मौसीकार आजम के साथ। वो कौन होया जी भला? नौशाद अली, वो बड़े बाकमाल मौसीकार थे। जी 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 जी, इसीलिए तो मौसीकारों का मौसीकार कहते हैं उन्हें, तो बाकमाल थे। अच्छा, दूसरी हाईलाइट जी, ये जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि निसार बज़मी को ये एक तरह का ब्रेक थ्रू मिला था। वो इससे पहले भी काम करते थे, इंडिया में उन्होंने 20-21 फिल्में की, लेकिन किसी ने नोटिस ही नहीं लिया था। यहाँ पर भी 3-4 फिल्में वो कर चुके थे, लेकिन वो जैसे अहमद मुश्ताक कहते हैं ना कि तुझसे मिलना था कि पर लग गए रुसवाई को। ये शेर क्या है जी? ये अहमद मुश्ताक का बड़ा मशहूर शेर, बड़ी दफ़ा हमने सुना रखा है। हम चूँकि आजकल फ़रंगे असफिया कर नहीं रहे, इसलिए शेरों को मिस कर रहे हैं, इसी बहाने चलें। वह है कि खैर बदनाम तो पहले भी बहुत थे, लेकिन तुझसे मिलना था कि पर लग गए रुसवाई को। वाह। ये फिल्म रिलीज़ होनी थी कि पर लग गए निसार बज़मी की शोहरत को। सुपर डुपर हिट हो गए वो, और एक गाना नहीं, लातादाद गाने। रानी बेगम के अक्सर गाने निसार बज़मी की कॉम्पोजिशन। जी जी जी, उमराव जान, अंजुमन, निसार बज़मी, क्योंकि उन्होंने उर्दू काम किया है, पंजाबी काम किया ही नहीं। और बड़े मरंजा मरंज से, शरीफ से, नफीस से, पंजाबियों में घिरे बैठे होते थे पंजाबी, जुगतबाज, शरारती। हाँ जी हाँ जी, नाल ये महकमा दे इत्थे हुंदी बहुत गल है सर। बड़ी मट्टी पलीत इनकी किया करते थे, लेकिन ये एंजॉय करते थे। लेकिन बड़ा ही बाकमाल मौसीकार। एक चीज़ जिसकी वजह से मैं हमेशा जिन बहुत बड़े बड़े मौसीकारों को मेडल देता हूँ ना, जैसे ख्वाजा खुर्शीद अनवर है जी, कि उन्होंने अगर एक अमाउंट लिख दी है ना कि मैं इस फिल्म के इतने पैसे लूँगा, नहीं तो मेरे से अच्छे मौसीकार मौजूद हैं, उनसे करवा लो, तो मरता क्या ना करता, लोग मजबूरन देते थे। और मैं इस बात पे तारीफ करता हूँ। सर ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕਰ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਕਿਹਾ नहीं 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 नहीं, वो हसीन कादरी थे। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, वो हरे मार्कर से अगर सिल्वर जुबली लिखनी है तो ए गोल्डन जुबली दे इन्ने पैसे, डायमंड जुबली दे इन्ने। यार की कॉन्फिडेंस ही सर होता है ऐसी बड़ी बात, कमाल है ये। तो ये क्या करते थे, ये खैर इस तरह का मसल तो शो नहीं करते थे, ये
एक बात पे अड़ जाते थे कि मेरी तसल्ली नहीं हुई, वरना उस दौर में मेहदी हसन जैसा सिंगर एक टेक देता था और खुद ही उठ के जाने की, जैसे भाई जी है ना हमारे, जी जी जी, भाई जी कौन बोला, चनियोटी साहब, चुनियोटी साहब, वो एक टेक दे देनी ना तो उसके बाद जा रहे होते तो माइक उतारने में, वो किन्ने किन्ने क्या तेनू, अच्छा, इसलिए भाईजान स्टार्ट में उनकी आदत थी, जब जाने लगते ना मैं कह भाईजान आखिरी, क्योंकि लास्ट लाफ उसी का होता था, जी, भाईजान ये रीटेक होएगी, इतनी आसान नहीं हैगी। तो इसी तरह ही ये कई कई टेक्स देते थे, एक गाने की इन्होंने 20 टेक्स करवाई। अच्छा, जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं, उमराव जानादा, मैडम नूरजहां लड़ पड़ी इनके साथ, और मैडम नूरजहां के साथ इनके झगड़े की कहानी ज़बान ज़द-ए-आम है। इन्हें लाहौर छोड़ के कराची मूव होना पड़ा। मैडम भी एक क्रिएटिव खातून थी, जी जी, उनका झगड़ा, उनका रौला मास्टर अब्दुल्ला के साथ भी था, इनके साथ भी था। होता है क्रिएटिव लोगों का, जिस तरह लता और ओपी नैयर का झगड़ा था, जिस तरह लता और रफ़ी साहब का झगड़ा था, जिस तरह एस.डी. बर्मन और साहिर लुधियानवी का झगड़ा था। ये झगड़ा प्रोफेशनल जेलसी या नहीं, जेलसी नहीं होती, राइवलरी हो जाती, किसी वजह से आपकी बात नापसंद हुई। जिस तरह राज कपूर और राजकुमार का मामला था। राज कपूर बहुत बड़ा प्रोड्यूसर, बहुत बड़ा डायरेक्टर, वो एक आम सा आदमी था, एक छोटे से लेवल का एक दरमियाना सा पुलिस ऑफिसर था। वो छोड़ के आया और पाकीज़ा सुपर हिट होगी, लाल पत्थर हिट होगी, फलानी हिट होगी, तो वो उसे कहता था कैंडे में रहा करो, तमीज़ में रहा करो। वो मानता नहीं था, क्यों? वो लोरालाई की पैदाइश था जी, अक्खड़पना उसके अंदर भी था, एक बड़ी हमीयत और एक डिग्निटी थी उसकी। राज कपूर साहब उसका मजाक उड़ाया करते थे, और उसकी तहवील में एक मुजरिम मर गया था। जब वो थानेदार था ना, जी, तो उन्होंने कहा तुमने टॉर्चर करके मारा है, तो केस चला, इन्हें बरी कर दिया गया, लेकिन राज कपूर साहब ने इसको माफ़ नहीं किया था। तो ये आपस की लागतबाजियाँ थी, और वो लिहाज किया करते थे। कौन लिहाज किया करता? राजकुमार, क्योंकि राज कपूर बहरहाल एक मोतबर ना, और डायरेक्टर तो फिर डायरेक्टर होता है ना, जी जी जी, डायरेक्टर तो बुजुर्ग होता है। फिर एक और हाईलाइट अहमद रुश्दी, वो भी मैंने जिक्र कर दिया कि बतौर एक्टर मौजूद थे इसमें। बाकी फिर इसका गाना है। आज के गाने से पहले चलते हैं आज की हॉलीवुड मूवी की तरफ। तो आसिम भाई, कौन सी फिल्म है आज? जी, आज जिसका तस्करा हम करने जा रहे हैं उस फिल्म का नाम है अ फ्यू गुड मैन। 1992 में ये मूवी रिलीज़ हुई थी, और ये टॉम क्रूज़ की बेस्ट ऑफ द बेस्ट मूवीज़ में से एक मूवी है। इसके साथ डेमी मूर हैं, और जैक निकलसन ने जो किरदार अदा किया कर्नल का, दैट इज़ एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। फिल्म की स्टोरी है, वो एक फ़ौजी मर्डर हो जाता है, और उस फौजी के जो दो साथी होते हैं, जिसके रूममेट होते हैं, उनके ऊपर इसका इल्ज़ाम लग जाता है। अब यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट उनको एक प्रोसिक्यूटर देती है, एक वकील मुकर्रर करके देती हैं कि आप अपना केस लड़ सकते हैं। वो केस आता है टॉम क्रूज और डेमी मूर के पास। और डेमी मूर, क्योंकि वो लॉयर होते हैं दोनों, वो गवर्नमेंट की तरफ से उनका केस लड़ रहे होते हैं। वो केस की इतनी बारीकी में चले जाते हैं कि इतनी इन्वॉल्वमेंट उनकी इतनी ज़्यादा शदीद इसकी डेप्थ में चले जाते हैं कि उनको पता चलता है कि जो कोड रेड इशू हुआ है वो दैट इज़ फ्रॉम द कर्नल। अब कर्नल इस बात को एक्सेप्ट करने पे राज़ी नहीं है कि ये मैंने कोड रेड जारी किया है। उस फिल्म का जो एंड सीन है वो फिल्म की जान है, जब कोर्ट मार्शल हो रहा होता है और लॉयर जो है वो तस्करा बार बार इसी का कर रहा है कि तुमने कोड रेड जारी किया है। वो उसकी ईगो इतनी ज़्यादा है उस कर्नल की कि उसको समझ नहीं आ रही कि वो बात को कैसे, इसको अपनी ईगो के अंदर वो बोल जाता है कि कोड रेड हाँ मैंने इशू किया। सो दैट इज़ द पंच लाइन। जब वो उसको बोलता है कि बार बार उसको बोलता है यू आर माई सन, योर सन, कहता है डोंट कॉल मी योर सन, आई एम एन ऑफिसर ऑफ यूनाइटेड स्टेट नेवी। इसकी जो अच्छी चीज़ ये है कि ये फिल्म एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। ये चंद बेहतरीन फिल्मों में से एक है। आप सर क्या कहते हैं इसके? मैं कन्विंस्ड हूँ कि अगर जैक निकलसन की सोलो परफॉर्मेंस किसी एक फिल्म में देखनी हो तो इससे बेहतर शायद ही क्यों। हालांकि जैक निकलसन एक बहुत बड़ा बॉर्न एक्टर है, वन फ्लू ओवर द कुकूज नेस्ट, उसके बाद तो गुंजाइश ही कोई नहीं। लेकिन इस फिल्म में जितना वो जचा है उस किरदार में, और वन लाइनर इसका आपको बताना चाहिए था कि वन लाइनर ये है कि वो बदनसीब कैरेक्टर जो कत्ल होता है उस रात ग्वांतानामो बे में, वो इनफैक्ट पेन इन द नेक होता है, उसके साथ इनको बड़े इख्तलाफात होते हैं। वो कहीं कहीं इनसबॉर्डिनेशन थोड़ी बहुत कर देते हैं, कहीं कहीं वो एतराज़ करता है कि जिस तरह से तुम ये कैंप चला रहे हो ये जुल्म है, ज़्यादती है, तो सख्त नापसंद की आपस में ना राइवल, इनके आपस फ्रिक्शन शुरू हो जाती है। ये है कि
जैसे चलते हैं ना, तो इनका ग्रुप होता है। तो इनका जो कमांडिंग ऑफिसर होता है कर्नल जेसम, वो बाकमाल किरदार है, वो विलन है इस फिल्म का, और वो है जैक निकल्सन। एक्चुअली ये उसके हुक्म पर कोड रेड इशू हुआ होता है। कोड रेड इशू कर ही सकता है कि अगर कोई भागने की कोशिश करे, अगर कोई और मसला क्रिएट हो, तो आप हतमी इकदाम पर भी अगर उतरना पड़े तो उतर जाइए, ये उसका होता है। लेकिन मशहूर ये कर दिया गया कि ये दो नौजवानों ने खुद ही ये डिसीजन लिया कि वो भागने की कोशिश कर रहा था, या कोई बदतमीज़ी कर रहा था, या कोई मामला था, तो उसमें भगदड़ में वो कत्ल हो गया। तो इस पर ये जो दोनों यंग लॉयर्स होते हैं, डेमी मूर और टॉम क्रूज, वो पकड़ते हैं इस एक छोटी सी बात को, और वो शवाहिद बताते हैं कि इस तरह से वहाँ तो चिड़िया पर नहीं मार सकती, वहाँ पत्ता नहीं हिल सकता तुम्हारे हुक्म के बगैर। ये कैसे हो सकता है कि कोड रेड अगर डिक्लेयर नहीं हुआ तो ये इमरजेंसी कैसे लग गई, ये कैसे ये वाक़या हो गया? ये तुम्हारे हुक्म से हुआ है, क्योंकि तुम एक अजीबो-गरीब से एक सिनिकल कैरेक्टर हो, तुम दिमागी तौर पर हिले हुए आदमी हो जो अपनी मर्जी करता है, बुलडोज करता है, और उसमें इंसानी जान तुम्हारे लिए मैटर ही नहीं करती। तो वो आगे से शदीद गुस्से में होता है, क्योंकि वो बहुत सेलिब्रेटेड अफसर होता है, उसने आगे बहुत ऊपर तक जाना होता है। तो वो उसको कच्चा खा जाने वाली नज़रों से देखता है और उससे बातें करता है। ये उसकी इसी चीज़, क्योंकि बड़ा मुतकब्बिर होता है, इसी चीज़ को यूटिलाइज करते हुए वो जो वकील है, वो भी मरीन ही होता है जो वकील है, वो इसको इतना मजबूर कर देता है कि चिंगाड़ने इसके मुंह से झाग उड़ने लगती है। तो वो कहता है तुम ये बताओ कोड रेड तुमने करवाया था कि नहीं? तो आखिर में कहता है यस मैंने करवाया था। उसी पे खामोशी तारी हो जाती है, और जज कहता है कि तुमने ये क्या कह दिया? कहता हाँ मैंने कह दिया। वो कहता है दरवाज़ा बंद कर लो और इसे कस्टडी में ले लो। वहाँ पर फिर उसे समझ आती है कि मैंने क्या कह दिया, मेरे मुंह से क्या फिक्रा निकल गया, उसने निकलवा लिया होता है। ये स्टोरी बेस्ड नहीं है, था सच्चा वाक़या, लेकिन जिस बात पे ये फिल्म हमेशा याद रखी जाएगी वो इन दो किरदारों की परफॉर्मेंस है। अच्छा जी। एक जैक निकल्सन और दूसरा टॉम क्रूज। इवन डेमी मूर जो है ना, वो इसमें सेकेंडरी नजर आई है। मे भी उसे कुछ लोगों ने आई कैंडी भी कह रखा है उस फिल्म में, कि वो सिर्फ एक ऑर्नामेंटल वैल्यू थी उसकी। जाहिर है ये दो बहुत बड़े परफॉर्मर्स थे, और मैंने बाय द वे टॉम क्रूज को ना पहले कभी ऐसी परफॉर्मेंस देते देखा और ना उसके बाद कभी देखा। हालांकि उसने बड़ी बड़ी लाजवाब फिल्में बनाई, सुपर डुपर हिट फिल्में बनाई हैं। कोई अवार्ड मिला है उसको इस मूवी पे? वो नॉमिनी था गोल्डन ग्लोब में, और बेस्ट एक्टर के लिए भी नॉमिनी था जैक निकल्सन, और वो ऑस्कर में था मेरे ख्याल, एकेडमी अवार्ड के लिए। मुझे नहीं पता। एकेडमी अवार्ड के लिए। जी जी पक्की बात? जी जी। क्योंकि जो उसकी परफॉर्मेंस थी वो तो एकेडमी अवार्ड उसे जीतना चाहिए, लेकिन वो नॉमिनी था बस। लेकिन वो वन फ्लू ओवर द कुकूज नेस्ट में जीत चुका था ना जी। और एक और में भी मेरा ख्याल है उसने। वो बड़ा ही बाकमाल एक्टर है भाई, वो तो कमाल है। उसको डिपार्टेड में भी मेरा ख्याल है मिला है। डिपार्टेड में याद नहीं? जी जी, आई एम नॉट श्योर कि उसमें उसको अवार्ड गुरु होता है सबका, लियोनार्डो डिकैप्रियो जी 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 जी, मैट डेमन का। आइए चलते हैं गाने की तरफ। ये गाना फिल्म में पिक्चराइज हुआ एजाज दुरानी और शमीम आरा पे, गाया मैडम नूरजहां और मुजीब आलम ने। आज पेश करने जा रहे हैं साकी खान और साथ देंगी उकाशा गुल, और ये गाना हमने लिया है खबरहार आर्काइव से। साथी कहाँ हो, आवाज तो दो, पल पल मेरा प्यार पुकारे, प्यार पुकारे। साथी कहाँ सब दस्तूर है झूठे जग के, झूठी है सारी रस्में। सब दस्तूर है झूठे जग के,
झूठी है सारी रस्में, ये मंजूर है कब दुनिया को मिलके रहे आपस में। अब आ भी जाओ जहां हो, तड़पाने वाले कहाँ हो। कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो, तड़पाने वाले कहाँ हो, कहाँ हो, पल पल मेरा प्यार पुकारे, प्यार पुकारे, साथी कहाँ हो। दिल का दर्द कोई ना जाने, सब है यहाँ बेगाने। दिल का दर्द कोई ना जाने, सब है यहाँ बेगाने। तुम बिन कौन सुने हमराही, दर्द भरे अफसाने। अब आ भी जाओ जहां हो, तड़पाने वाले कहाँ हो, कहाँ हो, पल पल मेरा प्यार पुकारे, प्यार पुकारे, साथी कहाँ हो। आवाज तो दो, पल पल मेरा प्यार पुकारे, प्यार पुकारे, साथी कहाँ हो। कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो। सुपर सुपर